Hey guys, welcome back to our YouTube channel. Finally we are back with our फिजियोलॉजी मॉडर्न फिजियोलॉजी सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने पेपर 1 कंप्लीट कर लिया था और पेपर 2 में हीमोपोएटिक सिस्टम देख लिया था, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड और ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। आज हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, एनसीएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कौन सा है? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की अगर बात करें तो ये एक छोटा सा टॉपिक आता है आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये 2 नंबर का ही आ रहा है सिर्फ। इसमें सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे, ऐसा कोई शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसीलिए हम लोग इसे शॉर्ट में ही निपटाएँगे। इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना आपके इस फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंस नहीं रख रहा। हाँ, पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी होती क्या है, कैसे-कैसे इसका क्लासिफिकेशन होता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जो आपके एनसीएसएम सिलेबस में दी गई हैं, इतनी चीज़ें पढ़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। इस एनसीएसएम सिलेबस आपके सामने है, इसमें मैंने निकाल रखा है, स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इसमें ये बता रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी पढ़नी है हम लोगों को, फिर कौन-कौन से मैकेनिज्म है और फिर ह्यूमरल और टी सेल इम्यूनिटी, मतलब बी सेल मीडिएटेड और टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, और हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब जो हमारी एलर्जी रिएक्शन होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो इन व्हिच वी विल टॉक अबाउट द इम्यूनिटी। So if we talk about the immunity, firstly we'll have to see the classification of immunity कि immunity कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पे हम लोग इम्यूनिटी की जब जब भी बात करेंगे, इम्यूनिटी की बात करेंगे तो इम्यूनिटी हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि एक तो इम्यूनिटी वैसी होती है जो हमारे बचपन से ही हमारे साथ होती है। एक इम्यूनिटी वो होती है जो हम जब बड़े होते रहते हैं उसके साथ-साथ हमारी बनती है। तो जो बचपन से ही साथ है हमारे, उसको बोल देंगे इन्नेट इम्यूनिटी या फिर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। किसी एक स्पेसिफिक वायरस के लिए नहीं होता है, वो हर एक चीज़ के लिए वो इम्यूनिटी होती है हमारी। और जो एक्वायर्ड या फिर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है, वो हमारे जब भी वायरस या माइक्रोब से इंटरैक्शन होता है, उसके बाद वो इम्यूनिटी बनती है। फर्स्ट टाइम में ठीक है, वो उस वायरस से हमें दिक्कत हो गई, लेकिन उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन गई। अब वो वायरस जब दोबारा आएगा, तो वो एंटीबॉडीज़ पहले से प्रेज़ेंट होंगी और वो वायरस को खत्म कर देंगी। हमारी इम्यूनिटी फिर से हमें बीमार करने से रोक लेगी, बचा लेगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक इम्यूनिटी। तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा एकदम घुस के चीज़ें नहीं पढ़ने वाले हैं, बहुत चीज़ें ईज़ी रखेंगे। तो सबसे पहले आता है इन्नेट इम्यूनिटी। ये बहुत प्रीमियम कंटेंट है, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ये वाली कंटेंट का फ़ायदा उठा लीजिए और जितना हो सके शेयर करिए। और अगर आपको स्पीड कम लगती है कि हाँ ठीक है और तेज़ हो सकता है, तो आप 1.5x पे भी देख सकते हैं, 1.25x पे भी देख सकते हैं। तो इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो ये जो होता है इम्यूनिटी, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है? नॉन स्पेसिफिक मतलब वो होता है कि यार किसी एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए नहीं है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसे लिखते हैं हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब ये कहेंगे कि बर्थ से ही हमारे पास होती है, फ्रॉम बर्थ प्रेज़ेंट होती है। अब यहाँ पे इस इम्यूनिटी में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये मतलब डिफरेंस नहीं करती कि बैक्टीरिया है, वायरस है, ये हर तरीके से, मतलब हर एक चीज़ पे सेम तरीके से एक्शन करती है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं इन्हीं इम्यूनिटी के अंदर, जैसे आता है अपना फिज़िकल या एनाटॉमिकल बैरियर्स। फिज़िकल स्लैश एनाटॉमिकल। अब आप सोचेंगे ये क्या चीज़ होती है, ये क्या आ गया? तो फिज़िकल और एनाटॉमिकल बैरियर आपने पहले भी नीट में पढ़ रखा होगा। इसमें हमारा स्किन आ जाता है, जो कि हमें बाहर के एंटीजेन्स, माइक्रोब्स इन सबसे बचाता है। तो इसमें आ जाएगा स्किन, अपना केराटिन होता है स्किन में, तो ऐसे कर सकते हैं स्किन में केराटिन, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सिलिया। तो ये हमारे फिज़िकल बैरियर में आ जाते हैं। फिर दूसरा आता है फिज़ोलॉजिकल बैरियर। तो फिज़ोलॉजिकल बैरियर में अपना जैसे लो पीएच ऑफ स्टमक है, लो पीएच होता है, तो उसमें बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया मर जाते हैं। लो पीएच ऑफ स्टमक, एचसीएल प्रेज़ेंट होता है ना। डाइजेशन, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों को पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रखे हैं।
पढ़ा रखा है मैंने, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। लाइसोजाइम्स, सोसाइटल बैग्स जिसे बोल रहे थे, इन ईयर्स, सलाइवा एंड जो अपना बॉडी टेम्परेचर होता है वो, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है उससे कम हो जाता है फीवर। एक तरीके से फिजियोलॉजिकल बैरियर ही होता है फीवर। फिर सी आता है फैगोसाइटिक बैरियर। फैगोसाइटिक बैरियर के अंदर अपना इंटरफेरॉन्स आते हैं, इंटरफेरॉन्स। एंटीफेरॉन्स जो होते हैं एंटी वायरल होते हैं एंड इंटरल्यूकिन्स होते हैं। तो इतनी चीजें हम लोगों ने देखी इनेट इम्यूनिटी में। अब दूसरी चीज आती है अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकेंड इज एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी। अब देखो, एक्वायर्ड और अडॉप्टिव इम्यूनिटी, जैसे कि हाँ इसका नाम है, हम लोग को उसी से पता चल रहा है कि ये एक स्पेशल फोर्स होती है, स्पेशल यूनिट होती है हमारे बॉडी के अंदर, जो कि हाईली स्पेसिफिक होती है किसी पर्टिकुलर डिजीज, पर्टिकुलर बैक्टीरिया, पर्टिकुलर वायरस के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे कोई भी एक चीज आई, कोई भी एक वायरस आया, उस इसने पहली बार अपना दिक्कत दे दी, बट हाँ एंटीबॉडीज बन गई उसके खिलाफ कि हाँ ठीक है, इसके एंटीबॉडीज ये हैं। अब दोबारा जब वो वायरस आएगा तो वही एंटीबॉडीज उसको तुरंत खत्म कर देंगी, उसको बढ़ने ही नहीं देंगी। तो ये चीज कैसे होता है? ये एक्टिव या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं हाईली स्पेसिफिक होती है। इसका इट हैज मेमोरी, मेमोरी, और इसके अंदर भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो तरीके से। पहला तो है एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव और पैसिव जब समझेंगे तो और अच्छे से हमें इसके अंदर की चीजें समझ में आएंगी। अब जैसे एक्टिव इम्यूनिटी है, तो अ, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ये उस तरीके से, अगर एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है, ये वेट लिफ्टिंग कर रहा है, और वेट लिफ्टिंग करने के बाद उसने 5 किलो उठा लिया, 5 किलो के बाद उसे पता चल गया हाँ कि 5 किलो किस तरीके से उठाने। पहली बार में तो उसे दिक्कत होगी, लेकिन सेकेंड बार में उसे किस तरीके से उठाना है ये पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें और हैवी लिफ्टिंग से क्या बन रही है? एंटीबॉडीज या फिर टी सेल्स। इसमें प्रोड्यूस एंटीबॉडीज और टी सेल्स। इसमें मैं बहुत ज़्यादा कहानी टाइप का नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट में पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ। और इसके अंदर भी ए का, इसमें भी पहला पॉइंट आता है नेचुरल, नेचुरल नेचुरल एक्टिव। अब इसमें नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव में क्या अंतर है? सेकेंड इज आर्टिफिशियल एक्टिव। अब नेचुरल एक्टिव वो होते हैं जो, देखो जनरली कोई भी डिजीज आई और उसके खिलाफ रेजिस्टेंट बन गया, वो अपना हो गया नेचुरल। और आर्टिफिशियल में कोई भी डिजीज आई तो उसके खिलाफ बना नहीं, हम लोगों ने कोई एक चीज दे दी, जैसे कि वैक्सीन। वैक्सीन दे दी, आया नहीं था, वैक्सीन दे दी हम लोग को, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई, तो जब भी वो आएगा तो उसको खिलाफ क्या उसे बनाना पता होगा। इसमें कह सकते हैं नेचुरल एक्टिव में यू कैच अ डिजीज, एग्जाम्पल चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स देखो एक ही बार होता है ना जिंदगी में, उसके बाद उसकी बन जाती हैं एंटीबॉडीज, तो एक लाइफ लॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं मिलता हम लोग को। तो वही चीज होती है अपनी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। जब भी आएगा इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको बताना होता है ये नेचुरल एक्टिव है, आर्टिफिशियल एक्टिव है, पैसिव इम्यूनिटी है, नेचुरल पैसिव या एक्टिव पैसिव होती है। तो आपको पता होनी चाहिए कौन सा है। एंड डेवलप लाइफ लॉन्ग रेजिस्टेंस। आर्टिफिशियल में यू रिसीव अ वैक्सीन, वैक्सीन आती है,
वैक्सीन डेड और एटेन्यूएटेड पैथोजन होते हैं। एटेन्यूएटेड मतलब उसको इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया गया है कि वो बॉडी में हार्म ना पहुंचा सके, लेकिन हाँ एंटीबॉडीज उसके खिलाफ बन जाए। पैथोजन, योर बॉडी प्रिपेयर एंटीबॉडीज। तो ये हो गया हमारा एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव। अब दूसरा इसी का टाइप आता है, किसका टाइप, एक्वायर्ड का दूसरा टाइप आता है पैसिव इम्यूनिटी। बी इज, इसको इसी कलर से करते हैं, बी इज पैसिव इम्यूनिटी। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि हम लोग ने उधार लिया है प्रोटेक्शन को, कि हाँ कुछ टाइम के लिए हमें दे दो, जब तक कि कहते नहीं है कि मदद कर दिया। उसके जो साम्राज्य था उसमें आक्रमण हुआ तो उसने अपने बगल वाले पड़ोसी साम्राज्य से मदद मांगी, उसने उसकी मदद कर दी जब तक कि वो लड़ाई खत्म नहीं हो गई। तो यही वही चीज यहाँ पे हो रही है। इसमें योर बॉडी डजेंट मेक एंटीबॉडीज इटसेल्फ। दिस इज फास्ट एक्टिंग बट टेम्परेरी। इसमें भी पहला आ जाता है पहला आ जाता है नेचुरल पैसिव। इसके अंदर क्या होता है कि एंटीबॉडीज जो आईजीजी है क्रॉस करती है प्लासेंटा को, क्रॉसिंग प्लासेंटा, और आईजीए है थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। अब आपको पता है ना कि इसका क्या एग्जाम्पल है। सेकेंड इज आर्टिफिशियल पैसिव। अब इसके अंदर क्या आता है, जैसे इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, जैसे एंटीवेनम हो गया, एंटी टेरेनस सीरम हो गया, एंटी रेबीज सीरम हो गया, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज पहले से बनी हुई थी, बॉडी को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे ड्रा के डाल दिया। एंटी टेटेनस सीरम, एंटी रेबीज सीरम, ठीक है। तो हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी देख ली। यही क्लासिफिकेशन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, उसके अलावा और इसके अलावा कुछ ही इंपॉर्टेंट नहीं आता। इतनी ही चीज़ें आपके एमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती हैं, इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा बेफालतू में डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में अगर हम लोग को एक मतलब बात करें प्रोसेस ऑफ फाइटिंग बैक की, तो हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं दो मेन फैक्टर आर्म में। इसमें पहला तो आ जाता है ह्यूमरल इम्यूनिटी और दूसरा आता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है, इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसके अंदर ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब इसके अंदर भी जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है जो एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड, और जो सेल मीडिएटेड होती है वो सीएमआई होती है, वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, सीएमआई। अब जो इसमें प्राइमरी सेल्स की बात करें, देखो मेन पॉइंट वाइज ही मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें बिना मतलब का चीज़ें नहीं बता रहा।
इसमें प्राइमरी सेल आता है, बी लिम्फोसाइट। क्योंकि इसमें एमसीक्यूज आते हैं ना, तो एमसीक्यू की तरह से ही मैं बता रहा हूँ, कहानी के टाइप से नहीं बता रहा हूँ। मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म में बी सेल्स जो होते हैं ट्रांसफॉर्म्स इनटू प्लाज्मा। बस इतनी चीज याद रखिए। और देखो जो बी सेल होते हैं वो ट्रांसफॉर्म करते हैं प्लाज्मा सेल में, और इसके बाद क्या होता है, इतना तो आपको याद हो गया ना कि बी सेल अपना प्लाज्मा सेल में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, फिर वो सिक्रीट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी, जिस ठीक है, इनटू द ह्यूमर। ह्यूमर मतलब ब्लड और लिम्फ, इसलिए हम लोग इसे ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसके अंदर स्पेसिफिक एंटीबॉडी सिक्रीट होती हैं, जिसमें बी सेल होता है ट्रांसफॉर्म प्लाज्मा सेल में। ठीक है, विच सिक्रीट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज इनटू इनटू ब्लड एंड लिम्फ। इसमें थर्ड चीज आती है बेस्ट फॉर, किसके लिए बेस्ट है, बेस्ट फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन, मतलब जो बैक्टीरिया ब्लड में होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन, बैक्टीरिया एंड ब्लड। फिर आता है CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है कि अच्छा सा कलर ले लेते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है कि प्राइमरी सेल, इसमें प्राइमरी सेल जो होते हैं इसमें होते हैं टी लिम्फोसाइट, कुछ साइट होते हैं हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल्स, CD4 CD4 सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, CD8। मैकेनिज्म की बात करें, देखिए ये चीजें तो याद रखने ही वाली हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो टी सेल होता है वो रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन प्रेजेंटिंग प्रेजेंटेड ऑन MHC मॉलिक्यूल। MHC बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना एनसीईआरटी में पढ़ा था उतनी ही चीज़ें यहाँ पे आएँगी आपकी। तो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं वो डायरेक्टली किल कर देते हैं इन्फेक्टेड कैंसर सेल को। मतलब कह सकते हैं एक आईडी कार्ड पहना दिया जाता है उन सेल्स में जो सेल्स बाहर के होते हैं, या फिर कह सकते हैं एक आईडी कार्ड होता है हमारे अपने सेल्स के अंदर, उनको छोड़ के जिनके पास भी वो आईडी कार्ड नहीं है, उन सेल्स को खल्लास कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में आईडी कार्ड लेकर जाते हैं, आईडी कार्ड जब भी नहीं होता तो कॉलेज में एंट्री नहीं मिलती। वैसे ही सेम बॉडी के अंदर भी होता है। आपके पास स्पेसिफिक आईडी कार्ड नहीं है, तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, आपको वहीं पे गोली मार दी जाएगी। इसीलिए यहाँ पे वही मैकेनिज़्म फ़ॉलो हो रहा है कि यहाँ पे जो भी इन्फेक्टेड या साइटोटॉक्सिक सेल है, मतलब यहाँ रिलेट कर सकते हैं खुद से कि एकदम बेकार सेल है, तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो टी सेल्स रिकॉग्नाइज एंटीजन प्रेजेंटेड ऑन MHC मॉलिक्यूल, और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स डायरेक्टली इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल। तो इतनी चीजें थी हमारी मैकेनिज्म में कि किस तरीके से मैकेनिज्म होता है। आप इसके अंदर भी बहुत अगर डीप में जाना चाहें तो डीप में भी जा सकते हैं, बट उतना आपके लिए काम नहीं आएगा। मैं एक बार ऐसे ओरली बता देता हूँ। जैसे देखो सबसे पहले क्या होता है कि इन्नेट सिस्टम जो होता है हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है। इसमें क्या होता है, जैसे मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, तो पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं या फिर वायरल डबल स्टैंडर्ड होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर एक आता है कॉम्प्लीमेंटिंग सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या होता है, जो प्रोटीन होते हैं C1 to C9, वो एक ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस होता है जिसको बैक्टीरिया के ऊपर कोटिंग लग जाती है, वो कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग करने के बाद जो क्या कहते हैं न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं और अपना, रुकिए ऐसे बताते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स जब आते हैं
तो उन पे अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद उनका जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होता है वो बनता है और पंच होल कर देते हैं पैथोजन में और पैथोजन को फोड़-फाड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इस तरीके से अपना इनेट जो इम्यूनिटी होती है वो काम करती है। समझ में आ गया? एक बार फिर से बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि रिकॉग्नाइज़ेशन होता है कि कौन से सेल अपना दिक्कत वाला है। दिक्कत वाला पता चल गया, कैसे पता चलता है? मैक्रोफेजेस डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं वो पीआरआर यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि पीएएमपी पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न है कि नहीं है, सच एज़ एलपीएस ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और वायरल डबल स्ट्रैंड आरएनए। तो फिर पता करने के बाद अब एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है जिसमें सीरीज़ ऑफ प्रोटीन C1 टू C9 प्रोटीन्स होते हैं, वो अपने आते हैं और आने के बाद वो ऑप्सोनाइज़ेशन कर देते हैं। ऑप्सोनाइज़ेशन मतलब ये अपना वो था, इसके ऊपर कोटिंग कर दिया। पैथोजन के ऊपर कोटिंग हो गई, कोटिंग करने के बाद न्यूट्रोफिल्स आए, उसके ऊपर अटैक कर दिया, फोड़-फाड़ दिया, पंचिंग कर दी, ठीक है? पंचिंग करने के बाद खत्म हो जाता है, फिर इन्फ्लेमेशन होता है। हिस्टामिन जो होता है वो रिलीज़ होता है और मतलब इसी तरीके से ब्रैडिकाइनिन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज़ होता है और इसी तरीके से अपना जो पैथोजन होता है वो पूरा-पूरा खत्म हो जाता है। तो ये तो नॉर्मल सबके लिए सेम होता है। उसके बाद जो दूसरा है मतलब जो दूसरा स्टेप आता है अपने इन उसमें क्या कह सकते हैं इम्यूनिटी में, तो वो होता है ब्रिज एंटीजन प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेप होता है ये। इसमें हम लोग ये बात करते हैं कि सबसे पहले फाइगोसाइटोसिस होती है। फाइगोसाइटोसिस में एक डेंड्राइटिक सेल होता है, वो ईट कर लेता है पैथोजन को। अब प्रोसेस करता है, ब्रेक करता है छोटे-छोटे पेप्टाइड में, छोटे-छोटे प्रोटीन्स में, वो करता है और प्रेज़ेंटेशन करता है। एमएचसी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की मदद से मतलब उसको दिखाता है कि ये देखो। फिर एमएचसी क्लास 1 होता है, जिसमें ऑल न्यूक्लिएटेड सेल में प्रेज़ेंट होता है और मतलब ये जब भी आता है ना तो हाँ, पता चल जाता है ये कि इसको खत्म करना है कि इसको मतलब रखना है। तो एमएचसी 1 और एमएचसी 2 होते हैं। बहुत ज़्यादा आपके लेवल पे नहीं है, बट हाँ, इतना पता होना चाहिए कि एमएचसी की मदद से हमें पता चलता है कि तोड़-फोड़ मचानी है कि नहीं। थर्ड इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम लोग अगर बात करें तो एक्वायर्ड में सबसे पहले जो ह्यूमरल आता है, ह्यूमरल जो हम लोगों ने अभी ये पढ़ा इसके अंदर भी डिटेल आता है। इसमें क्या होता है सबसे पहले एक्टिवेशन होता है बी सेल का, वो रिकॉग्नाइज़ करता है एक पैथोजन को। किससे? बी सेल रिसेप्टर से। बी सेल रिसेप्टर उसने रिकॉग्नाइज़ करा। तो क्या हुआ एक्टिवेशन हो गया, यहाँ कोई दिक्कत हो गई है। फिर प्रोलिफरेशन बी सेल होता है वो कोलोनल एक्सपेंशन करता है, बहुत सारे बी सेल बन गए। ये देखो एक आर्मी बना दी। आर्मी बनाने के बाद डिफरेंशिएशन होता है, ये प्लाज़्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा प्लाज़्मा सेल में कन्वर्ट हो गए। प्लाज़्मा सेल में कन्वर्ट हो गए, अब इन्होंने एग्लूटिनेशन करा, मतलब पहले तो ब्लड में गए, ब्लड में जाने के बाद वायरस को न्यूट्रलाइज़ करा, न्यूट्रलाइज़ करने के बाद एग्लूटिनेशन हुआ, एग्लूटिनेशन बनने के बाद वो खत्म हो गया। ठीक है? दूसरा आता है सेल मीडिएटेड में क्या होता है कि हेल्पर टी सेल्स होते हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं। हेल्पर जो है मतलब इसमें रूल ऑफ 8 लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको रूल ऑफ 8 के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, इतना याद रखिए कि इसमें यही चीज़ें होती हैं और मैकेनिज़्म इसका यही होता है, कि सबसे पहले टी सेल होता है, रिकॉग्नाइज़ करता है एमएचसी मॉलिक्यूल को विद द हेल्प प्रेजेंटेड ऑन एमएचसी मॉलिक्यूल, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं वो किल कर देते हैं डायरेक्टली जाके। ठीक है? कि मतलब पता चल गया कि वायरल इन्फेक्टेड और मैलिग्नेंट सेल कौन से हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल को, और इन्होंने परफरिन नाम की एक कह सकते हैं एंजाइम या चीज़ रिलीज़ करते हैं जो कि होल्स क्रिएट कर देते हैं और एपोप्टोसिस अपना हो जाता है पैथोजन में। आप देख रहे हैं कि डिटेल में जाने को डिटेल में जा सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है मुझे आता है, मैं पढ़ा सकता हूँ। लेकिन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप पढ़िएगा मत। आप अपने नॉलेज के लिए अगर पढ़ना चाहें तो एक बार बुक उठा के देख सकते हैं, मैंने समझा दिया है कि हाँ, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, एक बार आप बुक से देख लीजिएगा। अब इसमें और बात करते हैं ह्यूमरल की और टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की हम लोग बात कर लिया। अब इसमें आता है बस हाइपर सेंसिटिविटी की। तो डिफरेंट मैकेनिज़्म में भी इतनी चीज़ें हैं। ठीक है? कि किस तरीके से आता है। अब इसमें जैसे मैकेनिज़्म में मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपके लिए। अब इसको बड़ा कर सकते हैं आप, आपकी आपकी वो ऊपर है। इसको फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं। आपके आएगा 2 नंबर में। 2 नंबर में कोई क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ़ एमसीक्यूज़ आते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको पता है, बहुत है। ठीक है? हाइपर सेंसिटिविटी की बात करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी, ईवीविटी।
अब हाइपर सेंसिटिविटी को पढ़ना है आपको, तो सबसे पहले एक निमोनिक मैं बताऊंगा आपको, वो याद कर लीजिए, आपका पूरा हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगा। सेंसिटिविटी ACID, एसिड। अब इससे हम लोग को पूरा पूरा पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या आने वाला है। अब यहाँ पे ये कलर अच्छा है। अब इसमें क्या करते हैं, हाँ, इसमें क्या करते हैं, पहले तो टाइप 1 आता है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, इसमें एलर्जी आती है, ठीक है। या फिर एनाफाइलेक्टिक शॉक आता है, आपने उसमें पढ़ा होगा, LACTIC, लैक्टिक इमीडिएट होता है। ए इसी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मीडिएटर, IgE एंटीबॉडी। मैकेनिज्म इसका क्या होता है, मैकेनिज्म में जो एलर्जन होते हैं, क्रॉस लिंक्स IgE ऑन मास्ट सेल, causing immediate release of histamine, causing immediate release of histamine। अब देखो हिस्टामिन क्या हुआ, हिस्टामिन आया, हिस्टामिन ने अपना जो भी अपना एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको इतना तेज कर दिया कि वो एनाफ्लेक्टिक शॉक या फिर एलर्जिक रिएक्शन अपना बना दिया। इसमें रनिंग नोज होगी और सर दर्द होगा, भारीपन होगा, तो ये सारे इसके रिएक्शंस होते हैं, कुछ ही मिनट्स में आता है ये। एग्जाम्पल इसका बात करते हैं, तो इसमें एनाफिलैक्सिस, एनाफिलैक्सिक शॉक पढ़ा है ना, इसमें बीपी इतना कम हो जाता है कि मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। अस्थमा, या फिर अस्थमा तो जनरली लोग बोलते हैं, इसको सही प्रोनाउंसिएशन में एज़मा होता है। एज़मा और हे फीवर, एज़मा और हे फीवर। अब सेकंड आता है टाइप 2, इसमें आता है साइटोटॉक्सिक, एंटी बॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इसमें मीडिएटर क्या होता है, IgG और IgM। मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म में एंटीबॉडीज जो होते हैं, एंटीबॉडीज बाइंड्स टू एंटीजन ऑन फिक्स्ड सेल, डिसएक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अभी ऊपर पढ़ा था ना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, अच्छा ऊपर नहीं पढ़ा था बट मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। और कॉज फैगोसाइटोसिस, अभी इसी वीडियो में मैंने बताया, लीडिंग टू सेल डेथ। इसमें इसका टाइम होता है आवर्स टू डेज। एग्जाम्पल इसका है RH इनकम्पैटिबिलिटी। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, मायस्थीनिया ग्रेविस, ये सारी ABO, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ये सारे इसके अंदर आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ABO ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, मायस्थीनिया ग्रेविस। थर्ड आता है इम्यून कॉम्प्लेक्स टाइप 3, इम्यून कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें मीडिएटर होता है AG और AB कॉम्प्लेक्सेस। बहुत ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इतनी चीजें याद कर लीजिए। मैकेनिज्म, अब कह दो कि यार हर चीज समझ लोगे तब जाके याद करोगे तो फिर ठीक है यार, उसके लिए तो आप MBBS की वीडियो देख सकते हैं। MBBS की भी नहीं, MBBS में भी PG, MBBS करने के बाद जो PG लेवल पे होती है वीडियो, वो आप देखिए जाके।
शायद ही आपको यूट्यूब पे कहीं मिलेंगी। तब आपको चीज़ें हर चीज़ समझ में आएगी, या फिर अपनी जो गाइडन है वो उठा लीजिए और आराम से पढ़ते रहिए, 4 साल में कंप्लीट हो ही जाएगी आपकी शायद। कॉम्प्लेक्सेस डिपॉज़िट इन टिश्यू, वेसल्स, जॉइंट्स, किडनी। क्योंकि यार देखो, जो बच्चा अच्छा होता है ना, जो बच्चा सीरियसली पढ़ाई कर रहा होता है ना, वो ये सारी चीज़ों में नहीं फँसता कि यार मुझे हर चीज़ चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। वो सिंपली उसके पास जितना मटेरियल है कम से कम उतना तो याद करे, वो उतना याद करने में फ़ोकस करता है बिना मतलब का अ, हर चीज़ इकट्ठा कर लिया, अब याद कुछ नहीं है। अभी अगर आप ये बोल रहे हैं ना कि इसका और ज़्यादा हम लोग को पता होना चाहिए, और ज़्यादा मैकेनिज़्म अंदर डीप में जा के पता होना चाहिए। तो देखो, उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ना एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आ रहा है। आप मतलब कुछ लोगों की वजह से मैं पूरा वीडियो खराब नहीं कर सकता कि हाँ, ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वीडियो है, अच्छी वीडियो है, नॉलेज के लिए है, कॉन्सेप्ट के लिए है। उसके अलावा मैं बिना मतलब का बहुत सारा डाल दिया, पता चला मेन जो चीज़ थी वही नहीं रह आई, बाकी सब आ गया। तो वो नहीं कर सकता। बाकी जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है। अभी अगर मैं पूछ दूँ कि पिछली वीडियो में हेमोपोएटिक सिस्टम में ल्यूकोपोएसिस किस तरीके से था, हेमोपोएसिस इस तरीके से था, अगर आपको नहीं याद है, तो आप पहले जो चीज़ है आपके पास, वो याद करिए, उसके बाद आगे जाइएगा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल की बात करें, एग्ज़ाम्पल में सीरम सिकनेस इसका एग्ज़ाम्पल आता है, और आर्थरस रिएक्शन। ये आप पता है, आर्थरस रिएक्शन और ये सारी रिएक्शन जब एडीआर पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, एंड क्या कहते हैं हम, एडीआर में मतलब एलर्जिक रिएक्शन ही होता है, साइड इफेक्ट होता है जो ड्रग का, अ, उसके उसके बारे में एडवर्स ड्रग रिएक्शन आता है नाम से, उसमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ टाइप्स के आते हैं। उसके अंदर टाइप ए, बी, सी, एक ए में यही है, बी में अपना होता है, सी में होता है, डी में होता है। अलग-अलग टाइप के अलग-अलग अ, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, और सबका अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स और इसी तरीके से बताया जाता है। तो वहाँ पे भी कह सकते हैं कि इतने डीप में नहीं जाया जाता। वहाँ पे भी मेन-मेन चीज़ें बता के आपके बीएमएस के लेवल पे जितना आपको ज़रूरत है, वो 1-2 नंबर का वो भी आता है। तो बहुत ज़्यादा डीप में चले गए, पता चला कोई काम आया नहीं, और आपका सप्ली लग गई, तो वो मत करिए, ठीक है? स्मार्टली पढ़िए। अब वो टाइम नहीं है कॉलेज मतलब स्कूल वाला, जब हर एक बुक का लिखा हुआ चार्ट डालते थे, याद रहता था। करिए, नॉलेज के लिए करिए, लेकिन बाकियों का टाइम मत वेस्ट करके अकेले खुद के लिए कर सकते हैं, ठीक है? और इसका डिलेड सेल मीडिएटेड का मीडिएटर क्या होता है? इसका मीडिएटर होता है टी लिम्फोसाइट। और मैकेनिज़्म की बात करें, इसमें नो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, बॉडीज़ इन्वॉल्व्ड। इसमें क्या होता है कि सेंसिटाइज्ड टी सेल होता है, जो टी सेल होता है वो रिलीज़ करता है साइटोकाइनिन। हाँ, साइटोकाइनिन कहीं तो पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? आप एनसीईआरटी से ढूँढ के आइए, ठीक है? दैट एक्टिवेट मैक्रोफेजेस और डायरेक्टली किल सेल्स। देखिए, जो ये नोट्स हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं मतलब ऐसे ही नहीं है कि फ्री में डाल के, मतलब ये प्रीमियम कंटेंट है, जो कि मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि हर जगह मिल जाएगा। ये सिर्फ़ यहीं पे मिल रहा है, जाके बाकी लोगों के मॉडर्न फिजियोलॉजी वीडियो से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि यार मेरा पढ़ाया हुआ खराब है, तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। और बता दिएगा कि हाँ, ये देखो ये पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। इसमें मोंटाक्स टेस्ट होता है टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस। अब कहते हैं मोंटाक्स टेस्ट में भी चाहिए, उसमें जो भी प्रोटीन पीपीडी होते हैं, प्रोटीन पेप्टाइड डेरिवेटिव्स, उसके बारे में बताइए, फिर उनके बारे में बताइए। तो ऐसे बहुत चीज़ें यार, हर चीज़ के बारे में थोड़ी ना जानोगे। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और लेप्रोमिन टेस्ट। अभी के लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एंटी
एलर्जी में या फिर हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो बस इतनी ही चीज़ें थी आपकी इम्यूनिटी के अंदर, बहुत ज़्यादा बड़ा कोई चैप्टर नहीं था, छोटा-सा चैप्टर था, छोटा-सा सिलेबस है इसका, तो इतनी चीज़ें याद करिए, बाकी बहुत लोड मत लीजिए इस चैप्टर के लिए। और हाँ, जो भी अपने कमेंट्स हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप जाके लिख सकते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाकी सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, वो भी लिख सकते हैं, क्या इम्प्रूव करना है वो भी लिख सकते हैं, हर चीज़ लिख सकते हैं। आई एम फ्री फॉर द फीडबैक्स और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए, टाटा, बाय बाय।